Hey guys, welcome back to my channel. So this is the part 2 of circulatory system. In this video, we'll be discussing about what? Functions of the blood. Okay. So our functions of the blood, they can be basically classified into two categories. One is they are acting as a transporting system. Transport, isn't it? And the second thing is that they are protecting our body. Now let us see how are they transporting the things and how are they protecting our body. So this is the way how it helps in transporting the food. For example, you eat something and that food is digested. So that digested food is to be carried not to canals, to tissues. I'm extremely sorry. So that digested food is to be carried to different parts of the body, different tissues of the body. उस digested food में क्या क्या होगा? Obvious सी बात है, glucose, amino acids, vitamins and mineral salts. Now, oxygen also needs to be transported to the various organs. सो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, इवन द कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी आना होता है जो ऑर्गन्स देते हैं. सो जो हेमोग्लोबिन होते हैं ना, ऑक्सीजन के साथ इसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है. कार्बन डाइऑक्साइड को इतना पसंद नहीं करता ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड के तो क्योंकि वो पार्शियलिटी तो कर नहीं सकता था, तो थोड़ा सा उसने अपने साथ कंबाइन करने का अलाउंस दे दी. बट कार्बन डाइऑक्साइड को ये बात पता चल गई थी, सो वो फिर प्लाज्मा की हेल्प भी ले लेती है. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा दोनों की हेल्प लेकर बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है. और जो ऑक्सीजन होता है उसको हेमोग्लोबिन ही बहुत होता है. ओके, अगर आप खाना खा के फिर जो मटेरियल्स, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसे लीवर तक पहुंचाना, किडनी तक पहुंचाना. एंड स्किन में क्यों? क्योंकि वो स्वेटिंग के फॉर्म में रिलीज कर देगी. हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, दे नीड टू बी कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स, तो हॉर्मोन्स में भी हेल्प करती है, हमारी बॉडी की हीट रेगुलेशन में भी हेल्प करती है ना. सो दीज आर द सर्टन वेज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हमारा ब्लड के बिना काम नहीं चल पाएगा. यहाँ पर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस पे फोकस नहीं करते. नाउ लेट अस सी प्रोटेक्शन के बारे में. फाइन, सो दीज आर द वेज बाय विच जो ब्लड होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन इंजरी, है ना. सो ज़्यादा ब्लड ना फ्लो करें, बिकॉज फिर तो डेथ हो जाएगी ना. तो फर्दर लॉस ऑफ ब्लड को ये रोकता है. कैसे रोकता है आगे पढ़ेंगे. ठीक है, डिसीज कॉजिंग जर्म्स जो है वो हमारी बॉडी में एंट्री ना लें, उससे हेल्प करते हैं. किस तरह से ना एंटर करें, या तो वो उन्हें इनगल्फ कर जाता है, और इट रिलीजेस सर्टन एंटी टॉक्सिन और एंटीबॉडीज which neutralizes the poisonous substances that has been released by those germs, or it all antibodies, they kills the germ. So this is the way it is protecting our body by preventing any further loss of the blood and to kill all the disease causing germ by the method of maybe engulfing bacteria. ये हमें WBCs के केस में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, और अगर अभी नहीं भी पता चल रहा है कि इंगल्फ क्या है, एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडीज़ क्या है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ठीक है. Okay, now let us talk about the composition of the blood. So now you see, जो blood होता है ना, जब हम किसी उसे जो हम लेबॉर्ट्रीज वगैरह में जाएंगे ना, तो आपने वहाँ पता होगा एक ऐसे ट्यूब में लेकर ना ब्लड को ना सेंट्रीफ्यूग करते हैं. ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ये काम होता है ताकि प्लाज्मा को रिमूव कर दिया जाए. प्लाज्मा नहीं कभी भी देते. ठीक है, तो वो होता क्या है कि जब वो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है ना, तो जो इधर इतना इतना येलो कलर का दिखाई पड़ता है, कौन से कलर का? येलो कलर्ड फ्लूइड. जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूग करा तो उन्हें पता चला ऊपर येलो आ जा रहा है और नीचे रेड रेड आता है. प्रॉब्लम क्या है? तो फिर उन्हें पता चला कि ऊपर है प्लाज्मा. ये प्लाज्मा क्यों कहते हैं? बिकॉज ये ज़्यादा इसमें पानी होता है, फ्लूइड पार्ट इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए इसका नाम प्लाज्मा पड़ गया. अच्छा, और नीचे क्या होता है? बाकी के सारे सेलुलर एलिमेंट्स. RBCs हो गए, WBCs हो गए. ब्लड में ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. और क्या हो गए? प्लेटलेट्स. यहाँ से थोड़ा सा समझने वाली बात आ गई है, तो स्टे काम एंड जस्ट लिसन इट विद फोकस्ड माइंड. सो जब भी ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन होती है तो ऊपर एक येलो कलर का फ्लूइड दिखाई पड़ता है और नीचे सेलुलर एलिमेंट्स दिखाई पड़ते हैं. दे कॉन्स्टिट्यूट द 55 to 60% ऑफ द blood and it constitute the 40 to 45% of the blood. Okay, so now let us first talk about the plasma. Okay, तो उसके बारे में, दोनों के बारे में बात करते हैं. पहले प्लाज्मा के बारे में let us talk about. तो
नाउ बाय नाउ दिस थिंग एवरीवन नोज कि ये इसका कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर्ड। और जैसे कि ब्लड एल्कलाइन होता है तो ये भी फिर एल्कलाइन होगा ना, एसिडिक तो हो नहीं सकता। दिस इज ऑल्सो एल्कलाइन इन नेचर, फाइन। देन अच्छा, अब इसमें देखो कौन सी चीज़ें होती हैं प्लाज्मा में। हम देखो सबसे पहला सबसे ज़्यादा होता है इसमें वाटर in abundance. It is from 90 to 92%. Then there are certain proteins. They are about 7 to 8%. And some salts are also present, which are just 1%. कौन से salts? सोडियम कार्बोनेट और कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सब कुछ प्लाज्मा में होता है। और बाकी के जो हमने ट्रांसपोर्टेशन में चीज़ें कुछ पढ़ी थी ना, वो कहाँ पर है, वो भी इसी में ही है। अदर सब्सटेंसेस उसको नाम दे दिया जाता है। जो चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ी थी ना, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, ग्लूकोज, यूरिया। और इसमें एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है, इसमें एक ऐसा मटेरियल होता है फाइब्रिनोजन, जिससे जो हमारा जो ब्लड का फ्लो है ना वो फिर बंद हो जाता है कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, ब्लड फ्लो मतलब चोट लगी तो ज़्यादा ब्लड बाहर ना आए, तो फाइब्रिनोजन उसमें हेल्प करता है। ये एक पूरा प्रोसेस है जो हम अपनी फर्दर वीडियोस में देखेंगे। फाइब्रिनोजन ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, चाहे ये बहुत कम है, ट्रेसेस है ये, बट अगर इसे रिमूव कर दिया जाए ना तो प्लाज्मा का नेम चेंज होकर सीरम हो जाता है। अब जिसको प्लाज्मा नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देखो। ठीक है, ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे प्लाज्मा के। अब हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, थोड़ी सी बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, ओके, सो नाउ यू सी अबाउट रेड ब्लड सेल्स। सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट इज द वर्ड दैट इज यूज्ड, इरीथ्रोसाइट्स। आपको एग्जाम्स में भी यही वर्ड बेसिकली देखने को मिलेगा। ठीक है, इरीथ्रोसाइट्स। ओके, इरीथ्रोस का क्या मतलब होता है, रेड, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इरीथ्रोसाइट। अब देखो ये ना बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। क्यों होते हैं छोटे वो मैं आपको अभी बताऊंगी, और मतलब कैसे हो जाते हैं इतना, क्यों मतलब छोटे हो जाते हैं। और ये बाइकनकेव होते हैं। बाइकनकेव जैसे हमने वो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, बाइकनकेव इस तरह का होता है ना बाइकनकेव। तो ब्लड भी कुछ इस तरह का ही होता है, बहुत छोटा होता है वो, माइन्यूट बाइकनकेव डिस्क की तरह होता है, ऐसे गोल सी डिस्क होती है, मतलब कुछ इस तरह का हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, और साइड पे थिक होता है, सी यहाँ पे साइड पे थिक है ना, ये भी साइड पे थिक है, और यहाँ से थोड़ा क्या होता है, बहुत ज़्यादा देखो राउंडेड एट पेरिफेरी। पेरिफेरी क्या होता है, कॉर्नर। तो यहाँ देखो ये पेरिफेरी है ना, यहाँ पे राउंडेड है ना ये, तो छोटा होता है, मतलब कुछ इस तरह का होता है। बाइकनकेव फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, बाइकनकेव डिस्क की तरह होता है, मतलब थोड़ा सर्कुलर शेप में आ जाता है, और बाउंड्री के पास थोड़ा सा राउंडेड होता है, बाउंड्री के पास थोड़ा सा राउंडेड होता है। अब ये बाइकनकेव क्यों है, क्या आपको पता है कि बाइकनकेव क्यों है बाइकनकेव ये, क्योंकि ये न्यूक्लियस को लूज कर देता है। इट हैज़ नो न्यूक्लियस। जब ये बनता है तब इसके पास न्यूक्लियस होता है, बट जैसे जैसे ये थोड़ा मेच्योर होने लग पड़ता है रेड ब्लड सेल, तो न्यूक्लियस होता है वो गायब हो जाता है। और इसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी बता देते हैं। इसके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी नहीं होता है। देखो ये क्या करता है, ब्लड जो ब्लड होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो फिर अगर माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होगा तो जब इसके पास ऑक्सीजन आएगी तो ये पहले खुद के लिए यूज़ करेगा, फिर दूसरों को देगा, तो वो तो काम खराब हो गया है ना। तो फिर तो ये बीच में थोड़ा काम खराब हो रहा है, करप्शन टाइप्स है ना। तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं ऐसा कुछ होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो वो न्यूक्लियस भी उसका ख़त्म हो जाता है टाइम पे, और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहता है एंडोप्लाज्मिक, बिकॉज इन सबको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन जो होती है वो ताकि ऑक्सीजन ना ले, ऑक्सीजन की बचत हो, उसके लिए ये रिमूव हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जगह ज़्यादा मिल गई ना ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन की, तो ऑब्वियस सी चीज़ है सरफेस एरिया जो होता है वो यूज़ हो जाता है। और दूसरा मैंने आपको बताया ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वैसे तो,
इफ़ यू हैव लिसन्ड इट अटेंटिवली, देन स्मॉल साइज की वजह से वो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है ना, उसमें से बड़े आराम से पास कर जाता है ये, ठीक है। और इसकी कॉन्केविटीज से क्या होता है वो भी मुझे बता लेने दो। सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मतलब पहले इतने एरिया में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना था, अब इतने एरिया में करना है, तो सरफेस एरिया जो था वो बढ़ गया, ठीक है। ह्यूमन मेल के पास कितने ब्लड सेल्स होते हैं? फीमेल से ज़्यादा होते हैं, 5 मिलियन, और फीमेल के पास कितने होते हैं? अबाउट 4.5 मिलियन, स्लाइटली लेस। ओके, सो आई होप दैट बाय नाउ यू नो दैट कि ये माइन्यूट होते हैं, बहुत ज़्यादा बाइकनकेव होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा पॉज करके पीछे जाकर ध्यान से देखियो, ठीक है। और साइड पे जो होते हैं थोड़े से राउंडेड होते हैं, बीच में से थोड़े थिक थिक होते हैं। छोटे साइज़ की वजह से क्या होता है, वो बहुत आराम से पास कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। और दूसरा कॉन्केविटी से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। जो हमारा ये रेड ब्लड सेल होता है ना, उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नेम होता है हीमोग्लोबिन। व्हाट इज द नेम? हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन, फॉर एग्जाम्पल, this is the area and hemoglobin is there in our body, and we are standing in an area where oxygen is more and carbon dioxide is less. So what it will first combine with oxygen, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए इसकी एफिनिटी, ऑक्सीजन के लिए इसकी चाहत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो इसकी एफिनिटी लीस्ट होती है, इसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से कैरी भी नहीं करता। अगर आपने पीछे ध्यान से सुना हो, वो थोड़ी सी जो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, ये थोड़ा सा हीमोग्लोबिन की हेल्प लेता है और थोड़ी सी ये प्लाज्मा की हेल्प करता है। तो इसकी एफिनिटी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, फिर वो चाहे थोड़ी सी अमाउंट में भी प्रेजेंट होती है तो भी हीमोग्लोबिन इसके साथ प्रेफर करता है, इसके लिए इसकी एफिनिटी और भी ज़्यादा होती है। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब लोग सर्दियों में क्या करते हैं, कुछ लोग जिन्हें नहीं पता होता कि हमारे हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा पसंद है, इससे डेथ हो सकती है, तो होता क्या कि वो अपने घर में वो आग चलाकर अपने रूम में ना वो सो जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हीट के लिए। तो वो जो कोयला होता है, जो कोल यूज़ करता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है और वो सोए सोए कई बार उनकी डेथ हो जाती है अगर उन्हें टाइम से पता ना चले, ठीक है। अगर तो उन्हें पता चल जाता है और एक वो दे देते हैं, वो सिलेंडर होता है, उसमें हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसमें हमेशा 95% ऑक्सीजन होती है एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कभी भी 100% नहीं होती है। बिकॉज अगर 100% होगी ना तो हमारी ऑर्गन्स को इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगी कि जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत जल्दी जो शुरू हो जाएंगे और उसकी वजह से जो हमारी बॉडी है, हमारे जो सेल्स हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने लग पड़ेंगे, ठीक है। और ऐसा एक मिथ है कि जो वेन्स हैं वो वो वाला ब्लड कैरी करते हैं जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जब लंग्स में से ब्लड जाता है तो वो 100% ऑक्सीजन नहीं लेता है, 97 to 99% ओनली, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो वो जाकर सारे टिश्यूज़ को 23 to 24% देकर वापस आ जाता है, ठीक है। बाकी की अभी 75 तक पड़ी हुई है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट इज़ वेरी रॉन्ग, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ, मतलब ये बिल्कुल गलत फैक्ट है कि वेन्स में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती है वेन्स में। फिर भी चाहे वो थोड़ा डीऑक्सीजनेटेड है, उसमें ऑक्सीजन कम होती है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल है ही नहीं। बिकॉज अगर बिल्कुल होगी नहीं ना तो फिर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। और पूरी 100% ऑक्सीजन भी नहीं हो सकती है, बिकॉज फिर हमारे बॉडी के प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत तेज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये कहाँ पर बनते हैं? देखो, इफ वी टॉक अबाउट एडल्ट्स, तो ये कुछ बोन मैरोज में बनते हैं, जो बोन के बीच में कुछ स्पेसेस होती हैं वहाँ पर ये बनते हैं। तो कौन सी बोन्स में बनते हैं? रिब्स, ब्रेस्ट बोन एंड इलियम ऑफ द हिप गर्डल। तो ये होगी एडल्ट्स की बात। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो की बात। एम्ब्रियो के बीच में बोन मैरोज डेवलप नहीं होती हैं, तो ये कहाँ बनाते हैं? लीवर में एंड स्प्लीन में। स्प्लीन क्या है? लिम्फेटिक ऑर्गन है।
एम्ब्रियो में क्योंकि वो बोन मैरोस नहीं होती तो यहाँ पर ही एडजस्ट कर लेते हैं। और चिल्ड्रन की अगर बात करते हैं टिल द एज ऑफ 5 ईयर्स, उनके बीच में अच्छी तरह से डेवलप नहीं होती हैं, तो सारी की सारी बोन मैरोज जो होती हैं वो करती हैं, ठीक है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मेच्योर आरबीसी हैज़ नो, जब आरबीसी बनता है तब उसके पास न्यूक्लियर होता है, बट मेच्योर वाले के पास न्यूक्लियर जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। कितने टाइम के लिए रह सकता है? 120 डेज के लिए। और 120 डेज के बाद ये कहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है? स्प्लीन में हो गया, जहाँ पे बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम, स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो, यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, ठीक है। सो कितने टाइम के लिए रह सकता है? 120 डेज के लिए। एडल्ट्स में इट इज़ इन द सम मैरो, कुछ कुछ मैरोज में बनता है लॉन्ग बोन्स की, एम्ब्रियो में, लीवर और स्प्लीन में, चिल्ड्रन में, सारी बोन मैरोज में, और डिस्ट्रॉय का होता है स्प्लीन, लीवर और टॉन्सिल्स में, ठीक है। और अगर ये एक फैक्ट है कि 2 मिलियन आरबीसीज जो होते हैं हर एक सेकेंड डिस्ट्रॉय होते हैं, तो यू कैन इमेजिन टोटल कितने होते हैं, कितने बंद, 5 मिलियन इन द मेल्स एंड 4.5 इन द विमेन, तो इतने तो एक सेकेंड में डिस्ट्रॉय होते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्शन होती है ये। बेसिकली 1% ऑफ द टोटल इरिथ्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड एवरी डे, ठीक है। ये 5 मिलियन मैंने जो आपको बताया ना, ओवरऑल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पर क्यूबिक मिलीमीटर की बात हो रही है, तो इट इज़ इतना ज़्यादा नंबर नहीं है अगर आप कंपैरिजन करो, पर क्यूबिक की हो रही है, पूरे बॉडी की नहीं हो रही है, पर क्यूबिक मिलीमीटर। 2 मिलियन तो हर एक सेकेंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अच्छा, अब देखो जिनके बीच में एबनॉर्मल, कई बार आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है तो वो भी एक डिसीज होता है, उसे हम कहते हैं, प्रॉब्लम होती है, उसे हम कहते हैं पॉलीसीथेमिया। स्पेलिंग्स का खास ध्यान रखना है, पॉलीसीथेमिया। और अगर हम डिक्रीज की बात करें तो ये होता है इरीथ्रोपीनिया। So in the next video we shall be discussing about WBCs. Thanks a lot for listening it till end, and subscribe to the channel in order to get a notification of the next video also. Thank you. Bye bye.